हेलो फ्रेंड्स, हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10 लेसन नंबर 12 एक नई शुरुआत, जिसके लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। तो फ्रेंड्स, पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक साथ में रखना, उसमें देखते रहना। तो जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में संविशेष रुचि है। प्रश्न पूछा जाए कि भाई नीचे दिए गए कौन से साहित्यकार जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है, तो हमारा उत्तर होगा जाकिर अली रजनीश। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। बुक को याद रखना जरूरी नहीं है। गिनपिन समय के पार उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सजना पुरस्कार सहित उन अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या बात है, इन लेसन में क्या कहना चाहते हैं वो हम सीधे बात करें तो कि भाई एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय की कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों से रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्व संबंधी भी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिक की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत हुआ है। मीन्स 2 वैज्ञानिक की बात यहाँ पर है। कौन कौन वैज्ञानिक हैं, क्या क्या उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, हम देखते हैं लेसन में। तो प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे 2 अद्भुत क्षण थे। तो एक हमारा कैरेक्टर हमारे सामने आता है, प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन। उनके जीवन में आज यह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। प्रक्षेपण करना यानी कि भेजना, भाई टेलीकास्ट। ओके हम किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष की एक ऑर्बिट में जब स्थापित करते हैं तो उसे प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित यह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था, प्रकाशित हो रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। और उसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कूद गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की थी।
माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ लिया, सर, आनंद सर ने ये बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हैं वो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा ना गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा, जैसे कोई उस साल का 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। वह ठीक वैसा ही है जिसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उसके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रमेश की बातें सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। वह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंग के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों के तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लिए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्व में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो माधवन ने उसी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकारों तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त हो और वापस उन्हीं तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ ही यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात
प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। यह एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही ना पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आया। एक ही क्षण के लिए वह कुछ सोच ही ना पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रशंसा व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौधा और वह बोले बिना रह ना सका। सर, माना कि वह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा है कि किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी के स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान पर यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उस मूल तत्वों के विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर उस स्थान में दूसरे स्थान तक भेजेंगे। यहाँ जहाँ पर उन तरंगों का ग्रहण किया जाएगा, वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रुकते हैं। एक है प्रोफेसर रामेश और उसके सहायक माधवन। नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय की कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगिक में रूपांतरित करने के मीन्स वर्चुअल रियलिटी की फ्रेंड्स बात की है। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक का जो लेसन है उसमें आपको जितना भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होता है। वर्चुअल रियलिटी को समझने के लिए मैं थोड़ा एक वीडियो का अटैच करके आपको दिखाऊँ एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। ठीक है, एक नया ही कॉन्सेप्ट है 21वीं सदी का, 21वीं सदी का एक नया कॉन्सेप्ट है वर्चुअल रियलिटीज़। ओके, अभी तक तो जो आज जो सोशल डिस्टेंस में उसमें जो एक्टर्स और जो स्टेज परफॉर्मेंस है इसका भरपूर यूजेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक अच्छा लेसन है, एक नई शुरुआत हमारे ओर से भी एक अच्छी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे यही लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।